हिंदी ग्रामर का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसमें 50 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में 51 से लेकर 100 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में 50 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न है आज का, मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सर्वनाम? इसका उत्तर दीजिए। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 लीटर दूध लाओ में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न है, 4 लीटर दूध में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 4 लीटर दूध में 4 लीटर क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 लीटर क्या है? एक निश्चित संख्या। ठीक है, 4 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे लड़के खेल रहे हैं। प्रश्न है, वे लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में वे शब्द क्या है? इसका उत्तर दीजिए। वे लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में वे शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण? विशेषण से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो वे क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला उत्तर सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, वे क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, मूल रूप से क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? क्रिया के भेद पूछ रहा है। ठीक है, 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर दीजिए। मूल रूप से क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप से 2 भेद माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, और दूसरी क्या है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है, राम फल खाता है, इस वाक्य में खाता है कौन सी क्रिया है? राम फल खाता है, इस वाक्य में खाता है कौन सी क्रिया है? उत्तर दीजिए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राम फल खाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में उड़ते हैं कौन सी क्रिया है? फिर से देखते हैं प्रश्न। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में उड़ते हैं कौन सी क्रिया है? उत्तर दीजिए। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? मूल रूप पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर दीजिए। धातु, प्रत्यय, उपसर्ग या क्रियापद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? उसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लिखना क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम रूप क्या बनेगा? लिखना क्रिया से
प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम रूप क्या बनेगा? लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखता या लिख। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। लिखना क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम रूप क्या बनेगा? तो प्रथम रूप यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा लिखाना। लिखाना क्या है? प्रथम रूप है, ठीक है। और द्वितीय रूप क्या हो जाएगा? लिखवाना। तो यहाँ पर प्रथम पूछा है तो लिखाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए। विशेषण, क्रिया, अव्यय या कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? यहाँ पर विशेषण की अवस्था पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4 या 5। विशेषण की अवस्था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 3 अवस्था क्या होती है? पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा मूलावस्था, ठीक है, मूल अवस्था, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। तीसरा क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की ये 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला प्रश्न, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी संस्कृत के जो शब्द सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहेंगे? उत्तर दीजिए इसका। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशी शब्द। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं उन्हें कहेंगे तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, संस्कृत के जो शब्द रूप बदल कर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर दीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो बदल कर हिंदी में आए हैं, रूप बदल कर आए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव, तत्सम, संकर या देशज। तो जो शब्द सीधे आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और जिनका रूप बदल जाता है उसे कहेंगे तद्भव। तत्सम और तद्भव अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव पूछ रहा है, ठीक है। आग, अनल, पावक या ज्वाला। अग्नि का तद्भव रूप पूछा है, ठीक है, तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दुग्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इसका उत्तर दीजिए। दुग्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूध होता है, दुग्ध होता है, दूध होता है, दूध होता है, पेड़ा होता है या मलाई होता है। तो यहाँ पर दुग्ध शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है, ठीक है, तो तद्भव क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध का तद्भव क्या होता है? दूध होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का तद्भव रूप क्या है? सूरज, सूरज कुमार, सौर या सवेरा। यहाँ पर उत्तर ही दे दिया है। तो सूर्य का तद्भव रूप क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? कमेंट करिए। तो सूर्य का तद्भव रूप क्या होता है? सूरज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मयूर शब्द का तद्भव रूप है। मयूर का तद्भव क्या होता है? मयूर का तद्भव पूछा है, उत्तर दीजिए। मोर, मोर, मुकुट या पंख। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो मयूर का तद्भव क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अंधकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंधकार का तद्भव पूछ रहा है।
अंधेरा, अंधियारा, रात या काला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। अंधकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तद्भव पूछा है, ठीक है, तो अंधकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा अंधेरा। कहेंगे ना बहुत अंधेरा है। अगला प्रश्न है, हस्त का तद्भव रूप क्या है? हस्त का तद्भव रूप क्या है? उत्तर दीजिए। हाथ, हंसी, हथौड़ा या हथिनी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हस्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो हस्त का क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा, ठीक है। हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत का तद्भव रूप क्या है? अमृत का तद्भव क्या होता है? अमी या अमिया, सुधा, पीयूष, पानी, अमृत का तद्भव रूप पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अमी या अमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षत का तद्भव रूप क्या होगा? छत या अत, चावल, अक्षत ही रहता है, आंसू, इसका उत्तर दीजिए। अक्षत का तद्भव रूप क्या होता है? तो अक्षत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? छत, ठीक है। अक्षत ही रहता है, ठीक है, अक्षत या छत दोनों हो जाएगा। अक्षत का तद्भव रूप अक्षत या छत दोनों जो रहेगा विकल्प में वही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए। देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा देशज। अगला प्रश्न है, लोटा, डोरी, पगड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? उत्तर दीजिए। लोटा, डोरी, पगड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द या संकर शब्द, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। लोटा, डोरी, पगड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? उत्तर हो जाएगा देशज शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिए। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहा जाता है? आगत या विदेशी शब्द, देशज, तत्सम या तद्भव, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहेंगे? आगत या विदेशी शब्द, ठीक है, आगत या विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, ट्रेन, कॉलेज किस भाषा के शब्द हैं? इसका उत्तर दीजिए। अंग्रेजी, अरबी, फारसी या पुर्तगाली, तो डॉक्टर, ट्रेन, कॉलेज ये सारे क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। अमरूद, कारखाना, चश्मा किस भाषा के शब्द हैं? उत्तर दीजिए। अमरूद, कारखाना, चश्मा किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के, अरबी भाषा के, तुर्की भाषा के या पुर्तगाली भाषा के, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, उत्तर दीजिए। ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तौलिया, गमला, अलमारी किस भाषा के शब्द हैं? इसका उत्तर दीजिए। तौलिया, गमला, अलमारी किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा, फ्रांसीसी, जापानी या चीनी, तो तौलिया, गमला, अलमारी इनमें से ये शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो क्या है? पुर्तगाली हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैंची, चाय सॉरी, लीची किस भाषा के शब्द हैं? कैंची, चाय, लीची किस भाषा के शब्द हैं? उत्तर दीजिए। तुर्की और चीनी, अरबी, फारसी या अंग्रेजी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैंची, चाय, लीची किस भाषा के शब्द हैं? उत्तर हो जाएगा तुर्की और चीनी, ठीक है।
अगला प्रश्न, दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द, देशज शब्द, योग रूढ़ या योगी? इसका उत्तर दीजिए। दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, ये दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्दों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? जलद, पंकज, नीरज या सरोज? इसका उत्तर दीजिए। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, पंकज, नीरज या सरोज? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलद। ठीक है, जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। पंकज, नीरज, सरोज ये सारे क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जानवी, यमुना, नर्मदा या कावेरी? उत्तर दीजिए। प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जानवी, गंगा, यमुना, नर्मदा या कावेरी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जानवी। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? जानवी। इसी के साथ सुरसरी भी होता है। ठीक है, सुरसरी। और एक क्या होता है? भगीरथी। ये भी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, सुरसरी और भागीरथी ये सब क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कुल कितनी मानी जाती हैं? 5, 4, 6 या 7? इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी जाती हैं? तो हिंदी की उपभाषा पूछा रहा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 5। 5 कौन कौन सी होती हैं? पश्चिमी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी, इसके बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके बाद क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी, और क्या हो जाएगा? पूर्व पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और एक है बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी। इसके बाद एक और क्या है? पहाड़ी हिंदी। ये सारी क्या है? हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ब्रज भाषा। ठीक है, मुख्य मुख्य देख रहे हैं। पूर्वी हिंदी में क्या हो जाएगी? अवधी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी, और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। ठीक है, ये सारी क्या है? बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी हो गई। इसके बाद पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं? 17 या 18 बोलियां, 22 बोलियां, 15 बोलियां, 20 बोलियां? इसका उत्तर दीजिए। हिंदी में कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 17 या 18 बोलियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर दीजिए। 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 10 जनवरी 1950 को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हुआ था।
अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या महादेवी वर्मा। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? कामायनी। हरिऔध की क्या हो जाएगी? प्रिय प्रवास। महादेवी वर्मा की क्या है? निहार रश्मि नीरजा। ठीक है, निहार रश्मि और नीरजा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यामा रचना के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर दीजिए। महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, दिनकर को या अज्ञेय को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा को। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्यकार कौन है? फिर से देखते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या ज्ञानेंद्र कुमार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पंत को मिला है। ठीक है, इनकी रचना चिदम्बरा है। ठीक है, चिदम्बरा को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और कब दिया गया था? 1968 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है सूर सागर के रचयिता कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है, उत्तर दीजिए इसका। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नंददास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस, और इसमें 7 कांड है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कबीरदास की रचना है बीजक, और इसमें साखी शबद रवैनी का संकलन है। साखी शबद और रामायणी, इनका संग्रह किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या बाबू गुलाब राय ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने संपादन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर दीजिए। मधुशाला के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है रश्मि रथी खंड काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या सियाराम शरण गुप्त। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैं रश्मि रथी खंड काव्य के रचयिता कौन है? इसका उत्तर दीजिए। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, प्रसाद के नाटक कौन है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी महत्वपूर्ण नाटक देखेंगे। बाकी इनके कई सारे नाटक हैं। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। और क्या है? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। इसके बाद एक और क्या है? आधे अधूरे,
ठीक है, आधे अधूरे, इनके 3 नाटक हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटकों के रचनाकार कौन है? प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती या उपेंद्र नाथ अश्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त किसके नाटक है? जयशंकर प्रसाद के नाटक है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र नाटक एक है, बस सत्य हरिश्चंद्र, और सारे नाटक हैं बहुत। धर्मवीर भारती का अंधा युग है। ठीक है, अंधा युग, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। ये मिसप्रिंट हो गया है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लास्ट प्रश्न ही था। इस प्रैक्टिस सेट के 100 प्रश्न हो चुके हैं और ये 2 भागों में है। इससे पहले क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। ठीक है, एक बार 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा।